Hello students, in this video we are going to start next chapter of human physiology, that is breathing and exchange of gases. As you all know that oxygen is utilized by living organism to carry out the various metabolic activities. You know that metabolic activities क्या होती हैं, जैसे breakdown of glucose, amino acid, fatty acid, etc. दिस ब्रेकडाउन रिलीज एनर्जी किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, और जिसको हम अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज करते हैं. इसके बाद दिस इज़ अ रिएक्शन फॉर योर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. यहाँ पे आपको क्या चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ 38 एटीपी मॉलिक्यूल विल बी रिलीज्ड आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स एंड नीट एग्जाम्स ऑल्सो. आफ्टर दैट वी हैव नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. रेस्पिरेशन क्या है? एक कैटाबॉलिक और बायोलॉजिकल प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड टू द बॉडी. बॉडी से एनवायरनमेंट से, दोनों से ही एक्सचेंज होगा. बॉडी में गैसेस आएंगी और बॉडी से बाहर एनवायरनमेंट में जाएंगी. इसके बाद 38 मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बता दिया रिलीज होते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो एक मोशन की हेल्प से होता है. लाइक ऑक्सीजन एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कर रहा है O2, तो मोशन की वजह से उनमें क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है. आपने याद रखना है कि रेस्पिरेशन में कौन सी एनर्जी मॉलिक्यूल्स में होती है, दैट इज़ योर काइनेटिक एनर्जी. रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, ब्रीदिंग और एक टर्म है रेस्पिरेशन, दोनों ही अलग अलग हैं. रेस्पिरेशन क्या होता है? पहले जो हम सांस लेते हैं दैट इज़ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बोलते हैं जिसको, वो आपका नॉर्मल ब्रीदिंग होता है. रेस्पिरेशन होता है जब ऑक्सीजन जो है वो सेल्स तक जाती है और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करती है, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. कंफ्यूज नहीं करना है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग टर्म्स में. अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड में जिनका अपना एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, अपना बॉडी डिज़ाइन होता है, उनमें अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं. तो लेट अस सी कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में किस तरह की रेस्पिरेशन होती है. इस स्लाइड से आपको टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी क्लियर होगा, ऑर्गन्स और एग्जाम्पल्स उनके. ये स्लाइड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. सो लेट अस डिस्कस. इफ़ द ऑर्गेनिज्म रेस्पायर थ्रू स्किन, उस टाइप की रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. ओके, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. और किस में होता है ये? अर्थवर्म में, फ्रॉग में. नेक्स्ट इज ट्रैकिया. ट्रैकिया मतलब जिसमें हमें ट्रैकियल एक पर्टिकुलर ट्रैक होना चाहिए उसके लिए, उसको बोलते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन विच इज़ कॉमन इन इंसेक्ट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशंस. थर्ड, गिल्स. आपको पता ही है गिल्स सबसे ज़्यादा जो है फिश में ये होता है और प्रॉन में भी होता है. ये दोनों ही एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं. नेक्स्ट, लंग्स. सो सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल हमारा ही ह्यूमन. लंग्स से होने वाली रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं. याद रखना कि जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन वर्ड यूज़ होता है हमेशा ही लंग्स के लिए यूज़ होता है. हायर वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, उन सब में पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है. फिफ्थ ऑर्गन है दैट इज बुक लंग. स्पेशल ऑर्गन होता है जो कि किसमें? स्पाइडर और स्कॉर्पियंस में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज पल्मोनरी सैक. एक पल्मोनरी सैक से किसमें होती है? मोलस्का में होती है. आपने ये सारे एग्जाम्पल लर्न करने हैं, सारी टाइप की रेस्पिरेशन आपको लर्न होनी चाहिए विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, 3 तरह की रेस्पिरेशन आपको अपनी बॉडी में देखने को मिलती है. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है? सिंपल, जो गैसेस हैं वो लंग्स में आ रही हैं, ठीक है, और लंग्स से बाहर जा रही हैं, ठीक है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसका टच है. इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होगा कि ब्लड सेल्स में वहाँ से वो एक्सचेंज हो रही हैं. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कोई टिश्यू है, दैट इज टिश्यू, और टिश्यू में क्या हो रहा है? ये ब्लड सेल है, दैट इज ब्लड सेल. आरबीसी, आरबीसी से क्या हो रहा है? ब्लड जो है टिश्यूज में जा रहा है. सेलुलर मतलब जब सेल के अंदर जाके क्या होगा? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाएगी और एनर्जी रिलीज हो जाएगी. ये जनरल सा आइडिया आपने याद रखना. इसके बाद रेस्पिरेशन, यहाँ थोड़ा सा बताया गया है कि ऑक्सीजन अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर जाती है, यहाँ से जाती है. इंटरनल में क्या? सेल्स से ब्लड सेल्स में, ब्लड सेल्स से टिश्यू की सेल्स में एक्सचेंज होता है. नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट. जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होते हैं, वैसे ही रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी डिफरेंट होते हैं. कौन कौन से पिगमेंट है? आपको हीमोग्लोबिन पता है, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ रखा है. हीमोग्लोबिन
आयरन कंटेनिंग फ्लूइड है, ठीक है, आपने याद रखना है, और ह्यूमंस में ये कॉमन है। नेक्स्ट इज हीमोसाइट्रिन, ये भी एक आयरन कंटेनिंग फ्लूइड है, लेकिन ये किस में होता है, एनिलीड्स में होता है। एनिलिडा जो आपका फाइलम है, एनिलिडा के एग्जाम्पल्स क्या हो गए, जैसे अर्थवर्म, अर्थवर्म इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज हीमोसाइन, हीमोसाइनिन जो है वो कॉपर कंटेनिंग, आपको याद रखना है हीमोसाइनिन में क्या होता है, कॉपर होता है, और वो मोलस्का में होता है। आपके मोलस्का के एग्जाम्पल्स आ गए जैसे पाइला, ओके। नेक्स्ट इज इकोनोकोम, इकोनोकोम में क्या होता है, आयरन ही होता है, लेकिन ये किसका एग्जाम्पल है, इकाइनोडर्मेटा, आपकी स्टार फिशिस में आ जाती है। नेक्स्ट इज वेनेडियम, ये क्या है, एक सिलोमिक फ्लूइड है, यहाँ पे सिलोमिक होना था, इसको ठीक कर ले, सिलोमिक फ्लूइड होता है, और एक किसका एग्जाम्पल है, प्रोटोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा का। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, जिस सरफेस से रेस्पिरेशन हो रही है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, उसकी पर्टिकुलर करेक्टर्स होते हैं, वो कौन कौन से करेक्टर्स हैं। फर्स्ट इज इट मस्ट बी थिन, वो थिन होना चाहिए ताकि थिन सरफेस से इजीली गैसेस इनसाइड और आउटसाइड मूव कर सकें। नेक्स्ट इट मस्ट बी परमिएबल फॉर गैसेस एक्सचेंज, परमिएबल मतलब वो अलाउ करे गैसेस को उस सरफेस से पास होने में। थर्ड इट मस्ट बी मॉइस्ट, वो क्या होना चाहिए, उसमें या तो म्यूकस होना चाहिए या वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। इट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए, जैसे कि हमारे लंग्स में एल्वेलाई होती है, उसका एरिया बहुत लार्ज होता है, 5 टाइम्स लार्जर देन आवर स्किन सरफेस एरिया, हमारी बॉडी की जो जितने भी पूरी स्किन है उससे भी 5 गुना ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया होता है एल्वेलाई का हमारे लंग्स के अंदर। और इट मस्ट बी हाईली वेस्कुलर, जहाँ पे भी वेस्कुलर वर्ड एनिमल्स के लिए यूज़ होगा, विच मीन्स कि वहाँ पे हाई जो है वो ब्लड सप्लाई होगी, इसका मतलब ये होगा कि हाई ब्लड सप्लाई वहाँ पे होगी। अदरवाइज वेस्कुलर जो वर्ड है प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम के लिए यूज़ होता है। 6th पॉइंट इज इट मस्ट बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, अगर कांटेक्ट में होगा तभी तो वो ऑक्सीजन ले पाएगा बॉडी के लिए, अगर कांटेक्ट में नहीं होगा देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी फॉर गेनिंग द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 7th पॉइंट इज इट शुड हैव प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होना चाहिए, जैसे कि हमारी बॉडी में एचबी होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन, अगर वो होगा तभी वो कैरी करेगा एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को, अगर हीमोग्लोबिन एब्सेंट है तो कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन टिश्यूज को नहीं मिलेगी और सेल्स डेड हो जाएंगे। नेक्स्ट इज ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो दो चीज़ों को मिला के वो बनता है, दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक, जहाँ से ऑक्सीजन जा रही है, एक उसका रास्ता क्या है, सेकेंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज लंग्स, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आता है आपका नॉस्ट्रिल एरिया, यहाँ से जो है आपकी एयर अंदर एंटर करती है। स्टूडेंट्स 10th में भी आपने ये चीज़ पढ़ रखी है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एडवांस बताऊँगी। दैट इज़ पहले तो हम बताएं कि पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल, दो जो है ओवल कैविटीज़ होती है जहाँ से एयर जो है अंदर एंटर करती है नॉस्ट्रिल में, नेजल चैम्बर्स में। अब यहाँ पे 3 मेन एयर चैम्बर्स होते हैं जो कि आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नेजल चैम्बर में 3 मेन पार्ट होते हैं, दैट इज वेस्टिब्यूलर पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट एंड ऑलिफैक्टरी पार्ट, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो पहले एयर एंटर करी यहाँ पे, तो सामने यहाँ पे जो एरिया होगा वो होगा आपका वेस्टिब्यूलर पार्ट। इसका काम क्या है, जो एयर के साथ डस्ट पार्टिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एंटर कर रहे हैं उनको सिर्फ प्रिवेंट करेगा, कुछ जो है माइन्यूट हेयर्स भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये चीज़ क्लियर होगी। सेकंड होता है रेस्पिरेटरी पार्ट, अब यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है, रेस्पिरेटरी चैम्बर का पार्ट है, ये वाला एरिया रेस्पिरेटरी चैम्बर है। यहाँ पे क्या होता है, इसको एयर कंडीशनर भी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एयर कंडीशनर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम लेह लद्दाख गए हैं, वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उस टाइम पे क्या होता है, जो लोअर टेम्परेचर है गैसेस का वो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, और हमें पता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। उस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे इस चैम्बर में क्या होता है, ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसी मिकल सिक्रीशन होती है जो कि उस ठंडी हवा के टेम्परेचर को हमारी बॉडी टेम्परेचर से मेंटेन मैच करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज ऑलिफैक्टरी पार्ट,
ओलिफैक्टरी वर्ड हमारी स्मेलिंग सेंस से रिलेटेड है, तो ये पार्ट यहाँ होता है और यहाँ तक जब एयर आती है बाहर से तब हम कुछ स्मेल कर पाते हैं। जब नेजल चैम्बर जो है वो एयर अगर गले के पास पहुंच गई तो वहाँ पे लैरिंग्स और ट्रैकिया रीजन आता है। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, एडम्जेबल भी बोलते हैं, कॉमन सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रैकिया इसके बाद आता है जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं। 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, थिन होती है और डाउनवर्ड फ्रंट ऑफ इसोफेगस। जैसे मान लो ये आपका ये आपका गले का रीजन है और यहाँ पे दो पाइप्स हैं, तो ये फूड पाइप होगी, ये इसोफेगस। इन फ्रंट ऑफ इसोफेगस सामने कौन सी होगी? विंड पाइप होगी, उसके पीछे जो है फूड पाइप होगी। याद रखना, इसके पास म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होती हैं, गॉबलेट सेल। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि कौन सी सेल्स म्यूकस सिक्रीट करती हैं, गॉबलेट सेल्स, वैसे यहाँ भी गॉबलेट सेल्स ही म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। इनके पास सिलिएटेड टिश्यू होता है, एपिथेलियल सिलिएटेड टिश्यू। याद रखना, क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद इसका काम क्या है? ये ट्रैप करते हैं किसको? जो अदर पार्टिकल, बैक्टीरिया वगैरह अगर एंटर कर जाता है तो म्यूकस के साथ वो चिपक जाते हैं, फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है और हमारी बॉडी जो है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन बच जाते हैं फर्दर इन्फेक्शन से। नेक्स्ट इज, आपने लंग के अंदर ये स्ट्रक्चर देख के रखा हुआ है ना। अब इसमें हम सिंपल बोलते थे ब्रोंक्यूल्स है, ट्रैकिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्दर और देखेंगे। लेरिंग्स, ये मैंने आपको बता दिया, लेरिंग्स बता दिया आपको कि यहाँ से एयर आई, लेरिंग्स। फिर ये कार्टिलेजिनस कवरिंग होती है इनके ऊपर। ट्रैकिया है आपका, ट्रैकिया दो में आगे डिवाइड हो रहा है, दो पार्ट्स में। इनको बोलते हैं प्राइमरी। पहले ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई आए, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी आएंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, प्राइमरी ब्रोंकाई जो है आगे डिवाइड कर गया, किसमें? तो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आता है, सेकेंडरी के बाद टर्शरी आएगा और टर्शरी एंड में जाके ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएंगे। सो दिस इज लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट दिस ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म। अब जो ब्रीदिंग हो रही है, ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में ब्रीदिंग का एक अपना रोल रहता है, वो कैसे होती है उसमें थोड़ा सा हम देखेंगे। एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, उसका रोल होता है, देखते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग में दो मेन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। जब हम सांस लेते हैं, जो हम सांस छोड़ते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो इसमें क्या चीज़ें रहती हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो हम देखते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है, ये हमारी जो रिब्स होते हैं ये अपवर्ड जो है वो मूव करते हैं और इस कंडीशन में डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। याद रखना, जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स हमारी आउटवर्ड मूव करती हैं और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। ब्रीद आउट में डायफ्राम जो है रिलैक्स करता है और जो हमारे रिब्स हैं वो डाउनवर्ड मूव करते हैं। ये कंडीशन जो है आपको याद रखनी है फॉर योर एग्जाम्स। इसके बाद टू मेन प्रोसेसेस होते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन जो हम सांस ले रहे हैं, एक्सपिरेशन टर्म यूज होती है सांस छोड़ने के लिए, ब्रीदिंग आउट के लिए। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर प्रेशर जो है लंग्स में कम है और बाहर ज़्यादा है, तो आपको पता है डिफ्यूजन कहाँ होना है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वही सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है। द प्रेशर इनसाइड द लंग इज नोन एज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। टर्म आपने याद रखनी है कि क्या है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जो लंग्स के अंदर प्रेशर होता है। और जो लंग्स के अंदर प्रेशर है वो हमेशा ही नेगेटिव होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट में आया हुआ क्वेश्चन। कैसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन? अब आपके लिए आपको घुमा के क्वेश्चन दे देंगे कि क्या अगर अगर मान लो अंदर भी जो है लंग्स के अंदर भी पॉजिटिव प्रेशर होता और बाहर से भी पॉजिटिव प्रेशर आ रहा है, तो दोनों पॉजिटिव चीज़ें मिलके क्या करेंगे और इंक्रीज हो जाएंगे और हमारे लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, इसलिए लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व ब्रीदिंग कैन बी एस्टिमेटेड बाय अ डिवाइस नोन एज स्पायरोमीटर। आपने याद रखना है। ओके, इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम पे हमारा ब्रीदिंग का मैकेनिज्म मेनली डिपेंड होता है। दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आफ्टर दैट वी हैव some terms, very important terms for you. फर्स्ट इज टाइडल वॉल्यूम। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, नीट में आपसे ये वॉल्यूम पूछ लेते हैं, बताइए एयर का वॉल्यूम कितना है। पहले तो आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए और उसका वॉल्यूम अमाउंट कितना है वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ एयर, जो इसमें तो सिंपल आप रखो कि नॉर्मल ब्रीदिंग में जो हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं उसको ही हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं।
ठीक है। टाइडल वॉल्यूम क्या है, जो नॉर्मल ब्रीदिंग हमारी हो रही है, ये कितना होता है 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट, ठीक है, एक मिनट में इतना रहता है। सेकेंड, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर इन द फोर्सफुल इंस्पिरेशन। अगर हम जोर से सांस लेते हैं, ठीक है, मतलब भाग भाग के जा रहे हैं कहीं और जोर से सांस ले रहे हैं, तो उस टाइम पे हम कितना ज़्यादा और वॉल्यूम जो है एयर का भर सकते हैं अपने लंग्स में, उसी को IRV बोलते हैं। और वो कितना हो सकता है, उसका एवरेज अमाउंट कितना है 2500 to 3000 ml। इसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन एक्सपायर, कितना छोड़ सकते हैं, उल्टा, बिल्कुल इसके उल्टा टर्म ये है कि कितना ज़्यादा, जैसे हम ज़ोर से सांस छोड़ते हैं हाँ ऐसे करके, तो कितना सांस हम एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं, कितनी एयर जो है हम ज़्यादा छोड़ सकते हैं, तो उसका अमाउंट रहता है 1000 to 1100 ml, दैट इज़। इसके बाद हम देखेंगे कुछ और टर्म्स, दैट इज़ रेजिड्यूअल वॉल्यूम। ये सारी NCERT से टर्म ली गई हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। रेजिड्यूअल वॉल्यूम क्या है, रिमेनिंग अमाउंट है एयर का, कहाँ पे, लंग्स में। जब हम सांस छोड़ देते हैं उसके बाद भी हमारे लंग्स में कुछ अमाउंट जो है एयर का रह जाता है। इसी की वजह से एयर जो है वो अगर लंग्स में है तो हमारे लंग्स कोलैप्स नहीं करते हैं। कैसे कोलैप्स नहीं, अगर लंग्स के अंदर मान लो कुछ वॉल्यूम एयर का प्रेजेंट है, ओके, बाहर से जब एयर जाएगी तो एकदम से वो स्ट्राइक करेगी जब एल्वेलर सैक्स में, तो वहाँ पे एयर होगी, तो उन मॉलिक्यूल, एयर मॉलिक्यूल से वो स्ट्राइक करेगी, जिसकी वजह से प्रेशर वॉल पे नहीं पड़ेगा और लंग्स जो है क्लैप्स होने से बच जाएंगे। ओके, इसका अमाउंट कितना रहता है एवरेज, ठीक है, 1100 से 1200 ml तक। ओके, नेक्स्ट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। एक नॉर्मल एक्सपिरेशन चली है, सांस नॉर्मल छोड़ रहे हैं, उसके बाद मैक्सिमम कितना वॉल्यूम ले सकता है कोई इंसान, ये टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV है। ओके, नेक्स्ट expiratory capacity, total volume of air a person can expire after a normal inspiration। जो टर्म्स हमने पहले की उन्हीं का कॉम्बिनेशन है, आपको पहले वाली टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, सारी टर्म्स बार बार पढ़नी है आपको, तभी ये फिर क्लियर होंगी, ठीक है। फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। जब कोई वॉल्यूम है एयर का वो जो रह जाता है नॉर्मल एक्सपिरेशन में, उसको ही FRC बोलते हैं। वाइटल कैपेसिटी क्या है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। जब जोर से हम सांस छोड़ते हैं उसके बाद हम कितनी एयर अपने लंग्स में ले सकते हैं, उसी को हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। ज़ोर से सांस लेने के बाद कितना ज़्यादा अमाउंट जो है हमारे लंग्स में इकट्ठा हो गया, उसी को टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। टर्म्स थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहेंगी, आपको बार बार पढ़नी पड़ेंगी। ओके, इसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर हम जो देखते हैं लंग्स में, उसमें इस तरीके का लास्ट में एल्वेलर सैक, जिनको हम एयर सैक भी बोलते हैं, इनका रोल देखेंगे यहाँ पे। वो सारी चीज़ें वही हैं कि इसमें क्या टर्शरी प्राइमरी वही सब, लेकिन यहाँ से आगे हम देखेंगे कि ब्रोंक्यूल्स जो हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, जहाँ से फाइनली फिर रेस्पिरेशन होना है, ऑक्सीजन जो है वो फ्यूज़ करनी है। ऑक्सीजन जो है, देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो है, एक स्ट्रक्चर, ये वाला एक स्ट्रक्चर जो है, सॉरी, ये वाला एक स्ट्रक्चर यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से रेस्पिरेशन जो है वो होती है। तो यहाँ देखो, जो ये लंग वाली वॉल है, यहाँ से बाहर से ऑक्सीजन आ रही है, वो क्या डिफ्यूज़ हो रही है किसमें, देखो ब्लू कलर का यहाँ पे ब्लड दिखाया गया है, मतलब इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इसमें जो है ऑक्सीजन जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकल जा रही है, फिर ये रेड होकर जा रहा है, मतलब प्योर होके जा रहा है। कहाँ को जाएगा इसके बाद, याद है ना आपको, जब हमने हार्ट का पढ़ा था कि कहाँ जाएगा इसके बाद, वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में जाएगा और हार्ट से पूरी बॉडी में जाएगा। आफ्टर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में यहाँ थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, कैसे एक्सचेंज होती है। पहले तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूज़न होता है, जब लंग्स से ब्लड में जाती है तो सिंपल डिफ्यूज़न काम करता है, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है जिसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। तो क्या है ये, इसमें क्या होता है, हेल्प कौन कर रहा है इसको, एल्वेलाई हेल्प कर रहा है,
एल्वुलाई का आपने याद रखना कि वेरी वेरी हाई वेस्कुलर रीजन होता है इसकी मेम्ब्रेन में, बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होती हैं यहाँ पे जो हेल्प करती हैं ब्लड को डिफ्यूज़ होने में। वही चीज़ अभी मैंने बताया कि ऑक्सीजन यहाँ से जो है वो ब्लड सेल्स में चल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। और यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एक हीमोग्लोबिन कैरी कर सकता है अपने साथ, और उसको कहाँ ले जाएगा, हार्ट में। फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स, आप पता है फ्रॉम लंग्स जो है पल्मोनरी वेन कैरी करेंगी प्योर ब्लड को कहाँ, टू द हार्ट। ओके, यहाँ पे लिखना आपने टू द हार्ट, एंड इम्प्योर ब्लड इज कैरिड फ्रॉम हार्ट टू द पल्मोनरी आर्टरीज, एंड पल्मोनरी आर्टरीज को लंग्स में लेके आएंगे, क्यों, प्योर होने के लिए। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आफ्टर दैट, अब गैसेस का एक्सचेंज हो चुका है, लेकिन उनका ट्रांसपोर्ट भी तो होना है। ट्रांसपोर्ट कहाँ को होना है, पूरी बॉडी सिस्टम को, किसकी हेल्प से, हार्ट की हेल्प से। हार्ट पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और वो पूरी बॉडी में मूव करेगा वहाँ से। अब वही चीज़ मैंने लिखी है कि ऑक्सीजन इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है। और जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों इकट्ठे हैं उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म। वैसे तो स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन का कलर पर्पल होता है, लेकिन अगर उसमें जो है पर्पल, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल पर्पल आपको दिखेगा, ब्लूइश पर्पल वो दिखता है। और अगर उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसका कलर ब्राइट रेड हो जाता है। ईच रेड ब्लड सेल कैरी मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन। एक ब्लड सेल में ना, ये देखो एक ब्लड सेल है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये एक ब्लड सेल है। देखो यहाँ पे 4-5 आपको ब्लड सेल्स दिख रही है, रेड ब्लड सेल्स ऐसी ही दिखती हैं। बाइकनकेव सरफेस होता है इनका, और एक आरबीसी के पास मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन होती है। तो देखो कितनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन जो है ब्लड के पास प्रेजेंट है, जो कि हेल्प कर रही है ब्लड को ट्रांसपोर्ट होने में, ठीक है। इसके बाद अब ये जो पूरा बॉडी में काम हो रहा है, पूरा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ये हमारा ब्रेन भी कंट्रोल करता है और कुछ केमिकल्स कंट्रोल करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन आता है कौन सा पार्ट ब्रेन का इंपॉर्टेंट है, या कौन सा पार्ट जो है रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ब्रेन का कंट्रोल करता है, आपने 10th में भी पढ़ रखा है। और मेन फंक्शन होता है इसका, इसी की वजह से सिग्नल्स जो है मिलते हैं, और इसी की वजह से प्रोसेस पूरा रेस्पिरेशन का चलता है। कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि, जिसमें मेन क्या है, हाइड्रोजन आयन, आपने याद रखना है मेन क्या है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से। यही आपको एनसीईआरटी सिलेबस में जो है, इवन मैंने कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी आपको इसमें बता दिए। आप कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, इंस्पिरेशन क्रिएट्स अ प्रेशर विद इन द लंग्स, जिसको हम जब हम सांस लेते हैं अंदर तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ब्रीदिंग इन 1 मिनट, कितने टाइम 1 मिनट में ब्रीदिंग होता है, 12 to 16 टाइम्स। ब्रीदिंग movement can be estimated by a device that is spirometer. Which type of tissue found in alveoli? तो squamous epithelial tissue, simplest tissue है ये, animal simplest tissue, जिसकी cells कैसी होती है, flat cells होते हैं। what is the term used for oxygen carrying hemoglobin? अगर hemoglobin के साथ प्लस आपके पास Hb प्लस ऑक्सीजन है, उसको साथ में क्या बोलेंगे, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many molecules of oxygen carried by a single molecule of hemoglobin? That is 4. What is a specialized center of brain, ठीक है, for the regulation of respiration? अभी हमने किया मेडुला और मेडुला ऑब्लोंगेटा। पार्ट ऑफ ब्रेन नोन एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दैट इज मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज एम्फीसीमा? इट इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। स्टूडेंट्स, क्रॉनिक डिसऑर्डर क्या होता है, ऐसा डिसऑर्डर जो बहुत लंबे समय तक चलता है, इन विच एल्वुलर वॉल इज डैमेज। आजकल एक और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर फैला हुआ, दैट इज योर कोविड-19, है ना। तो वो भी क्या है, एक जो कोरोना वायरस है वो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो वाइटल कैपेसिटी है वो लो हो जाती है, और हमारी ये इम्यून सिस्टम को भी डैमेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय माइक्रोब्स लाइक, फॉर एग्जांपल ईस्ट फर्मेंटेशन। अब जो ईस्ट है, मैं यहाँ पे इसलिए आपको एग्जांपल बता रही हूँ क्योंकि ईस्ट जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है
तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए एक स्पेशल एंजाइम यूज़ होता है, दैट इज ज़ाइमेज। आपको ये याद रखना है। विच एसिड इज सिक्रेटेड इन द मसल्स इन अ कंडीशन ऑफ मसल फटीग। मसल फटीग का मतलब जब हमारी मसल्स थक जाती हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है उनमें, उस टाइम पे हमारी बॉडी को एनर्जी अच्छी तरह से नहीं मिल पाती। क्या होता है ऐसी कंडीशन में? इस कंडीशन में जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, किस में? लैक्टिक एसिड में। क्योंकि यहाँ पे इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इसलिए यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा है। ओके, इसके बाद डीप ब्रीदिंग इज नोन एज यान। जो हम जोर से सांस लेते हैं, बड़ी फुर्सत वाली सांस, उसको क्या बोलते हैं? यान बोलते हैं। व्हाट इज अदर टर्म यूज्ड फॉर टाइडल वॉल्यूम? दैट इज लंग वॉल्यूम। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर योर चैप्टर नंबर 17। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू सो मच।